बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान डिबेट के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं फवाद अहमद। और हम जिस आज डिबेट का आगाज़ करने जा रहे हैं, इसका बुनियादी मकसद ये है कि हर तरफ सियासत की बातें होती हैं, लड़ाई झगड़ों की बातें होती हैं, लेकिन पाकिस्तान को जिन बुनियादी मसाइल का सामना है उस पर बहुत कम बात की जाती है। और ये वक्त की ज़रूरत है कि आज उन मौज़ूआत पर बात की जाए, उन मौज़ूआत को छेड़ा जाए, उसका हल तलाश करने की कोशिश की जाए जो मसाइल हकीकी मानों में पाकिस्तान को दरपेश हैं। अगर हम सिर्फ ग़िज़ाई किल्लत की बात करें, फूड सिक्योरिटी की बात करें, तो इस वक्त भी एक जो रिपोर्ट के मुताबिक 32% जो लोग हैं पाकिस्तान में वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो सकते हैं। ये एक बड़ा अहम मौजू है। साथ साथ क्लाइमेट चेंज की वजह से भी पाकिस्तान को जो मुश्किलात का सामना है उस पर भी उस तरीके से बहस नहीं की जाती, ना माहिरीन से कोई इस्तिफादा किया जाता है, बल्कि हम हर चीज़ को सियासत की नज़र कर देते हैं। क्यों फवाद, सूरत हाल कुछ इसी किस्म की है? मलिक साहब, पहले तो ये है कि मेरा ख्याल है कि ये वो मौज़ूआत हैं कि जिसके ऊपर सोसाइटी में बहुत थोड़ी बात होती है। हम बात तो करते हैं गली में, मोहल्ले में, चौकों में, चौराहों में, पान के ढाबे के ऊपर, चाय के होटलों के ऊपर हम बात कर रहे होते हैं, लेकिन सारी बात हो रही होती है पाकिस्तान में सियासत की। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की पूरी सोसाइटी का इस वक्त अलमिया ये है कि हम मामलात, अपने मुस्तकबिल, इन तमाम चीज़ों को इन पे कुड़ते ज़रूर हैं, घर में बैठ के, बिस्तर पे लेट के, या आपस में कहीं पे 2-3 लोग मिलकर इसके ऊपर कुड़ते ज़रूर हैं, लेकिन इन मसाइल के हवाले से इसका हल कैसे निकलेगा, हमें अपने तालीमी निज़ाम को इसके हवाले से कैसे तब्दील करना है, हालात को, मामलात को तब्दील करने के लिए हमारा क्या किरदार होगा, इस पर हम बात नहीं करते। अब रमज़ान का महीना है, रमज़ान में हमें बड़े मसाइल हैं। कभी हमने सोचा है कि आखिर जो फ्रूट की किल्लत क्यों पैदा हो जाती है या फ्रूट महंगा क्यों हो जाता है? कभी हमने सोचा कि कभी प्याज, कभी आलू, कभी टमाटर, कभी जो दीगर सब्जियां ये अचानक महंगी क्यों हो जाती हैं? कभी हमने ये सोचा कि माहौल एकदम क्यों तब्दील हो रहा है कि मार्च के अंदर भी रात में अगर आप बाहर किसी जगह पर बैठे हो तो आपको ठंड महसूस होती है? कभी हमने ये सोचा कि इस कदर बारिशें जो हुई, उन बारिशों से क्या नुकसानात हुए और वो बारिशें अचानक हो कैसे गई, और उन बारिशों के नतीजे में जो पानी था उसको संभालने के लिए, उसको काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए हमने क्या किया? कभी हमने ये सोचा कि पाकिस्तान के अंदर फल की पैदावार कम क्यों हो रही है? जो फल हमें बाआसानी मिल जाया करते थे रमज़ान में, जो रमज़ान के अंदर हर घर की जीनत होते थे, वो इतने महंगे क्यों हो गए? इन तमाम चीज़ों के ऊपर चूंकि हम सोचते नहीं है, चूंकि हम बात नहीं करते, हम बात ये करते हैं कि हुकूमत कब जाएगी, हम बात ये करते हैं कि हुकूमत कब आएगी, हम बात ये करते हैं कि हुकूमत किस तरह से हम पे जुल्म कर रही है, लेकिन जो बुनियादी मसाइल हैं वो रह जाते हैं। लेकिन कुछ अवाम का गिला भी मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक कल्चर बन चुका है। हम शायद ऐसे प्रोग्राम्स भी देखते हैं जिसमें मिसाला बड़ा होता है, जिसमें एक जुमला मैं आपके सामने रखता हूँ। हमारे एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने एक जुमला कहा कि जी प्रोग्राम तो बढ़ गया, और मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर लाखों की तादाद में लोग उस जो है उनकी इस बयान को शेयर करने के लिए मैदान में आ गए। जो पाकिस्तान के हकीकी मसाइल हैं उस पर तवज्जो हमारी बहुत कम होती है, और मीडिया भी इसका जिम्मेदार है। मैं समझता हूँ हमें भी ये जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए कि हमें अपने उन माहिरीन से जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय लेने की बजाय हम भी चाहते हैं कि अपने प्रोग्राम्स के अंदर बस लड़ाई झगड़ा चलता रहे, रेटिंग आ जाए, और उसकी बुनियाद पर एक सियासी क्राइसिस का हमें सामना करना पड़ता है। आज बड़ा ही एक मुअज़्ज़ज़ पैनल हमारे साथ मौजूद है। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं हैदर ज़मान कुरैशी साहब, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, लेकिन हम इनसे हमेशा इकानमी के हवाले से, एक्सपोर्ट के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से इनसे हम रहनुमाई लेते हैं। हैदर साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आबद सुलहरी साहब, एक मारूफ नाम पाकिस्तान का मईशत के हवाले से, डॉक्टर साहब की खिदमात भी जो है वो बड़ी नुमायाँ हैं। पाकिस्तान में उन्होंने बहुत काम किया है, और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो उन्होंने जिस सेक्टर में बैठ के, प्राइवेट सेक्टर में अपनी उनकी रिसर्च जो है उसकी बुनियाद पर हमेशा हमें रहनुमाई भी मिलती रहती है। आबद सुलहरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मोहसन भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, फूड एक्सपर्ट हैं, उनसे भी हम उनका इनपुट लेंगे। एक बड़ा मारूफ नाम, और शम्स इस्लाम साहब, जब भी नाम उनका सामने मेरे आता है तो वो एक बात ज़रूर कहते हैं कि जब भी मलिक साहब चीनी का क्राइसिस आता है तो आप मुझे ज़रूर बुला लेते हैं। शुगर क्राइसिस के दिनों में हम उनसे रहनुमाई अक्सर लेते हैं, लेकिन उनसे रहनुमाई उनसे लेने की ख्वाहिश जाहिर की है। जो पूरा क्राइसिस है, यानी पूरा सिक्योरिटी का जो मामला है, बल्कि साहब एक अगर छोटा सा एक फिगर शेयर करूं, बहुत सारे फिगर्स, बहुत सारे ये डाटा ये हमारे सामने पड़ा है, लेकिन बजाय इसके कि मैं यहाँ पे किताब पढ़ना शुरू कर दूं जो डाटा की सूरत में हमारे सामने है, हमारे मेहमान ज़ाहिर ज़्यादा अच्छा उसको जो है वो एलोबरेट करेंगे। लेकिन सिर्फ एक मामला हम सुने, हम समझते हैं कि सर पाकिस्तान में शायद खाने पीने के मसाइल हमें नहीं है, दस्तरखान लगे हुए। मैं खुद कराची से हूँ, कराची के अंदर जो है वो रमज़ान में अगर आप चले जाएं हर घर के बाहर दस्तरखान है, फ्लाईओवर्स के नीचे जो है वो मुख्तलिफ तंजीमों के दस्तरखान है। लाहौर में भी इसी तरीके से कोई मामला होगा। लेकिन सर एक फिगर है जो अलार्मिंग है,
जो बढ़ रही है वो ये है कि पाकिस्तान में जो आलमी इदारा खुराक है अक़वाम मुत्तहिदा का, वो कहता है कि 20% से ज़ायद बच्चे जो है वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। इसका मतलब ये है कि उनके कद जो है वो उनकी ग्रोथ कद उनके जो है वो छोटे रह जाएंगे, उनका दिमाग जो है वो कमज़ोर रह जाएगा। और फिर यही 20% बच्चे, सिर्फ 20% बच्चे नहीं होंगे, ये नाकारा एक ऐसा पूरा हम बिल्कुल ठीक कल्चर देकर जाएंगे कि जो आगे जाके चीज़ों को लेकिन फवाद, मैं चाहता हूँ इन रिपोर्ट्स के साथ साथ हम इनको अगर 3 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, क्योंकि हज़रत ज़मान कुछ साहब, पहले तो ये है कि हम अपने नाज़रीन को आप लोग बताएं कि फूड सिक्योरिटी है क्या, ताकि लोगों को इस बात का एहसास हो, रियलाइज़ हो कि वाकई ये चैलेंज है, ये हमारी एक बड़ी मुश्किल है। फिर हम इसका हल भी आपसे चाहेंगे कि आप हल भी पेश करें। हुकूमतें यकीनी बात है बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं, लेकिन आप जैसे एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी ओपिनियन है, उसकी बुनियाद पर ही हुकूमत फैसला साजी कर सकती है। हैदर साहब, फूड सिक्योरिटी जो है और क्लाइमेट चेंज, ये बड़ा थ्रेट है हमारे लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब और फवाद साहब, बहुत शुक्रिया। आपकी टीम को और नियो को मैं खिराज तहसीन पेश करूँगा कि इतना एक अहम मौजू आपने चुना है और जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए और एक नेशनल सिक्योरिटी इशू है। जिस तरह आपके मुल्क में दिफा एक आपकी ज़रूरत है, मजबूत दिफा, इसी तरह फूड सिक्योरिटी जो है, बड़े से बड़ी सुपर पावर हो या डेवलपिंग वर्ल्ड में, ये एक नेशनल सिक्योरिटी इशू होता है। क्योंकि ये अगर ना हो आपकी सिक्योरिटी और आप अपने आवाम को 2 वक्त की अगर रोटी भी नहीं खिला पाते, तो ये राइट्स और सिविल वॉर में जन्म देती है। और आप यूरोपियन हिस्ट्री का मुताला करें, इस्लामिक हिस्ट्री का करें, जहाँ जहाँ लड़ाइयाँ जो हैं ये सबसे ज़्यादा ये फूड सिक्योरिटी के ऊपर होती थी। और मैं समझता हूँ कि पिछले चंद सालों में इसके ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान का जो लैंड प्लेटर है वो बतदरीज कम हो रहा है, वाटर स्केसिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, तो जो कल्टिवेटेबल एरिया है वो भी कम हो रहा है। आपकी पॉपुलेशन बल्ज जो है, आपका जो लेटेस्ट सेंसस आया है उसमें जो आपकी तादाद है और जो ग्रोथ है वो फिनोमिनल है। और इन सब चीज़ों को अर्बनाइजेशन हो रही है, रूरल अर्बन शिफ्ट हो रही है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेंसस के डाटा में रिसर्च और पॉलिसी के लोगों ने देखी। लेकिन इसमें बुनियादी 2-3 बातें हैं और आपके प्रोग्राम में आने का फ़ायदा ये होता है कि खुल के बात हम ये कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों को इसको फोकस करना चाहिए कि पाकिस्तान में 3-4 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं जो पाकिस्तान की ज़राअत को मैनेज भी करते हैं और पाकिस्तान की ज़राअत को एब्यूज़ भी करते हैं। एक तो लैंड ओनर्स हैं और उस पर बहुत बात होती है कि बड़े ज़िम्मेदार हैं और छोटे। तो मैं आपके सामने एक बात तो ये करना चाहता हूँ कि जो लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है पंजाब में और सिंध में भी है, उसके मुताबिक 95-96% आपका जो फार्मर है वो अब 5 एकड़ से नीचे है और उसके बाद 5 से 12 एकड़, और क्योंकि बहुत सारी लैंड डिवीज़न होती जाती है इनहेरिटेंस के ज़रिए, तो 1 या 1.5% काश्तकार है। सिंध में थोड़ा तनासब ज़्यादा होगा, बलूचिस्तान में ज़्यादा होगा, बट अमूमी तौर पे जो आपका बड़ा फार्मर है उसका तनासब कम है। अब हमें देखना ये है कि छोटा फार्मर या मीडियम साइज़ फार्मर, जिसे हम 25 से 50 एकड़ कहते हैं, इंडिया में भी आपके जो कंपीटिंग वर्ल्ड है, उसको आपको स्ट्रेंथन करना है। और SIFC का जो इनिशिएटिव है वो बहुत एक अमेजिंग इनिशिएटिव है। उसमें जो बड़ी लार्ज स्केल फार्मिंग है आपको उसकी तरफ भी जाना है, क्योंकि आप फूड सिक्योरिटी में इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल जो है, जो ऑस्ट्रेलिया को ले लें, अमेरिका को ले लें, जो लीडिंग एग्रेरियन नेशंस हैं, इवन मोरक्को में एग्रीकल्चर बहुत वाइब्रेंट है। लार्ज स्केल फार्मिंग में आपकी इनपुट कॉस्ट कम हो जाती है और उसमें गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स जो हैं वो हेल्प करते हैं। तो एक तो हमें जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो हम हमारे जो बाबू हजरात हैं इस्लामाबाद में बैठ के, और हमारे भाई कॉलीग्स, हमारे जो बिजनेसमैन सियासतदान हैं एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले, उनके साथ बैठ के या मशावरत होती भी है तो रस्मी होती है। हम जो पॉलिसी मेकिंग करते हैं उसमें किसान के 2-4 तंजीमों के नुमाइंदे बिठा के या उनको हम प्रोग्राम में भी बुला लेते हैं, बट जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो उसकी हम शायद आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते। डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब को मैं एक बात मैं सिर्फ गुजारिश करना, तो फार्मर
जो स्मॉल मीडियम फार्मर है हमें उसको सेंट्रिक रखना चाहिए, और बड़े फार्म्स को भी हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए कि जी बड़ा फार्म कंपनी भी हो सकती है, एक प्रोग्रेसिव फार्मर भी हो सकता है 50 से 100 एकड़ 200 एकड़ वाला, उसको भी हमें मोटिवेट करना है क्योंकि उसकी अपनी स्ट्रेंथ है और हमारी एक अपनी है। तो फूड सिक्योरिटी में मैं सबसे पहले, हम एक वीट ईटिंग नेशन है, हमारे बंगाली भाई चावल ज़्यादा खाते थे, बट हमारा प्राइमरी स्टेपल फूड वीट है। तो वीट के सर हालात ये हैं कि हम 32 मिलियन टन हमारा टारगेट है और हम बरसों से टारगेट भी नहीं अचीव कर पाते, और सर्टिफाइड सीड एज वी स्पीक 9 मिलियन टन अवेलेबल है, जिसमें से आप 46% आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ सर्टिफाइड सीड भी आप अपने फार्मर को नहीं दे पाते। तो कहानी ज़राअत में मलिक साहब, आप कोई भी फसल लगा लें, कुछ भी कर लें, लैंड को लेज़र लेवल कर लें, पानी पहुंचा दें, खाद पहुंचा दें, वेदर आइडियल हो, अगर हजूर सीड में पोटेंशियल ही नहीं है, सीड ही डिफेक्टिव है या वो औसत दे ही नहीं सकता, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट ही जीरो है। तो सबसे ग्राउंड आपकी जो बेस है, बुनियाद आपकी ज़राअत की कोई भी फसल के लिए और फूड सिक्योरिटी के लिए, यू हैव टू गेट 100% सर्टिफाइड सीड टू द फार्मर। इसमें दो नंबरी नहीं हो सकती, और इसमें अगर आप फेल हमारी हालत यह है कि हम एग्रीकल्चर मुल्क हैं, और गंदम जिसके बारे में बड़े दावेदार हैं कि जी गंदम हमारी अपनी फसल है, गंदम भी अपनी आवाम के लिए हम जो है वो पूरी नहीं कर पाते, बाहर से मंगवाना पड़ती है। यूक्रेन से मुझे याद पड़ता है, मैंने सीएम सिंह साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा यूक्रेन से जो गंदम आती है वो इस काबिल नहीं है कि हमारे टेस्ट को मीट कर सके। ज़ाहिर है कि उनका जो सीड है और उसका जो उसके बाद गंदम का जो जायका है वो हमारे जायके से मुख्तलिफ है, तो हम मजबूरी उस गंदम को मंगवाते हैं। डॉक्टर आबिद सुहेली साहब, सर आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। दूसरा, मैं हमेशा आपसे गाइडेंस हमें मिली है ख़ासतौर पर पॉलिसी के हवाले से, और मुझे याद पड़ता है कि आप उन चंद लोगों में से हैं कि जो आज से नहीं बल्कि तवील अरसे से एग्रीकल्चर और फिर ये एनवायरमेंटल इशूज़ जो हैं इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह हैदर साहब ने भी कहा कि मेन मसला पॉलिसी का है, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर पॉलिसी पीछे कोई मौजूद नहीं होगी बैक करने के लिए उस तमाम एफर्ट्स को कि जो फार्मर ग्राउंड के ऊपर करता है, तो फिर बात वहीं की वहीं रह जाएगी। फिर ये टीवी की एक डिबेट ठंडे कमरे में रह जाएगी। तो पॉलिसी के महाज पर मामलात कुछ हुकूमत की समझ में आ रहे हैं, कुछ आपको लगता है कि SIFC बनाएं या दीगर कुछ ऐसे मामलात करके हम हुकूमती सतह के ऊपर ऐसी पॉलिसीज दे सकते हैं कि फार्मर या जो भी काश्तकार है वो उससे सहूलत ले और मुल्क को कोई फायदा हो सके, फ्यूचर के अंदर हम सिक्योर हो जाए फूड के मामले में? जी शुक्रिया फवाद। कुरैशी साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए देखिए, एक जो पिलर है फूड सिक्योरिटी का, वो तो है कि हमें कितनी उगानी है और क्या बीज जो है वो इस काबिल है। जो दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि खुराक की कमी नहीं, लेकिन क्या वो हमारी जेब इजाजत देती है कि हम उसको खरीद सकें। जो आपने नंबर बताया कि हर 5 में से एक बच्चा जो है, अगर वो मैल न्यूट्रिशन है, उसको मुनासिब ग़िज़ा नहीं मिल पा रही। आज की जो महंगाई है, जिसमें मकान का किराया भी देना है, जिसमें बिजली और गैस के बिल भी देने हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट भी देनी है, और आमदनी वही है, तो जाहिर है कि उसके बाद जो कंप्रोमाइज़ हो रहा है वो 2 चीज़ों पे हो रहा है, वो आपके फूड पे हो रहा है और आपकी सेहत पे हो रहा है। तो जब एक कुनबा अपनी आमदनी में, जो भी उसकी आमदनी है, जब उसको इन 3 चीज़ों में वो डिवाइड कर लेता है, तो फिर वो अपना एक तो इनटेक या उसकी क्वालिटी फूड की कम करना शुरू कर देता है, और दूसरा वो अपनी सेहत पे कंप्रोमाइज करना शुरू कर देता है। वहां पे वो सेल्फ मेडिकेशन पे आ जाता है। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी मुल्क को फूड्स को बनाने के लिए, वो पीने का साफ पानी है। आपको मैं किसी भी 5 स्टार होटल में 7 कोर्स मील खिला के उसके बाद 1 गिलास गंदा पानी का पिला दूं, तो रिजल्ट जो है वो फूड पॉइजनिंग होगा। आप कभी भी वो निष्पन्न आपको नहीं मिलेगी। तो जब हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो हम इन 3 चीज़ों की बात कर रहे हैं कि खुराक अवेलेबल भी हो, वो आपकी कुव्वत खरीद में भी हो, और उसके बाद आपके जो पीने का साफ पानी, सैनिटेशन, हेल्थ, हाइजीन, ये भी हो। अब पॉलिसी लेवल पे जब हम देखते हैं, तो इनमें से ज़्यादातर इश्यूज जो है ये सूबों के पास चले गए। वफाक जो है, वफाक में एक पॉलिसी फ्रेमवर्क तो दिया जा सकता है, लेकिन जैसे गंदम की कीमत से लेके पीने के पानी की पॉलिसी तक, या सोशल सेफ्टी नेट भी, अब आप देखेंगे कि इस IMF प्रोग्राम के बाद उनको भी प्रोविंशलाइज करने की बात की जा रही होगी। तो ये चीज़ें वो हैं जो कि अब सूबाई डोमेन बनती जा रही हैं, और उसमें मैं चूँकि बड़ा क्लोजली एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पे मैंने काम किया था प्राइम मिनिस्टर के
एक प्रोग्राम को रोल आउट करने में। तो एक सूबे में कैपेसिटी है, दूसरे सूबे में उस वक्त क्योंकि किसी और सियासी जमात की हुकूमत थी, वो उसको प्रोग्राम को अडॉप्ट करने पे तैयार नहीं थे। तीसरे सूबे में बिल्कुल पॉलिटिकल विल ही नहीं थी, आप उनको जितना मर्जी कह रहे थे। इवन फेडरल गवर्नमेंट उनका पूरा का पूरा प्रोग्राम स्पॉन्सर करना चाह रही थी, वो अपने एनुअल डेवलपमेंट प्लान में कोई स्कीम नहीं डाल पा रहे थे। तो ये इस वक्त जो चैलेंज है, ये पॉलिसी लेवल चैलेंज से बढ़ के ये आबिद साहब कता कलामी की इबादत, लेकिन ये भी तो फरमाइएगा ना कि हुकूमतें तो जाहिर है कि अब केपीके में किसी और की है, पंजाब में किसी और की है, सिंध में किसी और की है, बलूचिस्तान में पंजाब जो है वो सिंध वाली हुकूमत है यानी कि पीपल्स पार्टी की है। ठीक है कि 3 सूबों के अंदर इस वक्त जो है वो एक ही सोच रखने वाली हुकूमत है, लेकिन नेशनल पॉलिसी डायलॉग या नेशनल पॉलिसी गाइडलाइंस कोई नहीं बन सकती इसके अंदर? इसमें पॉलिसी फ्रेमवर्क जरूर बन सकता है, लेकिन उसके बाद हमें कैपेसिटी भी देखनी है। मसलन बलूचिस्तान में अगर मैं देखूं तो बलूचिस्तान में एज सच आपको कैपेसिटी इश्यूज नजर आते हैं, यानी ये नहीं कि वहां पे पैसे नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बलूचिस्तान के एनएफसी में भी सारा शेयर जो है प्रिजर्व रखती है, वो बहुत से वर्टिकल प्रोग्राम भी देने को तैयार होती है, लेकिन वहां पे आपके वो पैसे अब्जॉर्ब भी नहीं होते हैं। तो इस वक्त जो करने की जरूरत जो है कि फूड सिक्योरिटी को एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पे देखते हुए इस पे एक ओवरऑल पॉलिसी फ्रेमवर्क बनना चाहिए, ताकि एक तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट से बचा जा सके, और दूसरा हम अपने रिसोर्सेज को देख लें कि किस सूबे से क्या हमें जो है वो स्ट्रेंथ मिलती है। मसलन बलूचिस्तान और केपी आपका मीट प्रोवाइड करते हैं, सिंध और पंजाब जो है वो आपकी अनाज जो है वो देते हैं, लेकिन बलूचिस्तान और केपी से आपकी जो सारा मीट है, खा वो मटन है या बीफ है, वो आता है। तो कैसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया जा सकता है, किस तरह की वैरायटीज जो है वो हम उगा सकते हैं, एग्रीकल्चर जोनिंग कैसे कर सकते हैं। इस वक्त जो क्रॉप जोनिंग है, यानी किस इलाके में क्या उगाना है, वो 20 से 25 साल पुरानी हो चुकी है। अपने माहिरीन से बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन हमें एक लेनी है कमर्शियल ब्रेक। वापस आते हैं इस छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। पाकिस्तान डिबेट में एक बार फिर खुशामदीद के शम्स इस्लाम साहब, आप अक्सर देखते हैं हम आपको कि आप एक्सपोर्ट के वाले से, इंपोर्ट के वाले से, ख़ासतौर पर ज़रूरी इजलास की बात की जाए तो उस पर भी आप जो है आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन हमें देखने को मिलती है। हम कौन कौन सी चीज़ें इस वक्त जो इम्पोर्ट करते हैं, जो हम अपने यहाँ जिसकी पैदावार बढ़ा के हम अपनी फूड जो है उसकी किल्लत को पूरा कर सकते हैं, अक्सर हमें देखने को मिलता है। मैं चाहता हूँ अपने नाज़रीन के लिए आपकी तरफ से ये इनपुट भी सामने आ जाए। हम कहते हैं दालें इंपोर्ट हो रही हैं, हम कहते हैं गंदम इंपोर्ट हो रही है। अब खाने पीने की वो अशिया जिनके बारे में एक आम आदमी के यहाँ तस्वर ये है कि हमारे यहाँ तो दालें बहुत पैदावार उसकी हो सकती है, लेकिन अगर दालें भी इंपोर्ट होगी, गंदम भी इंपोर्ट होगी, हम ज़री मुल्क कहलाने के लायक हैं? बिल्कुल जी। पहले सबसे पहले तो शुक्रिया आपका प्रोग्राम में लेने का। मैं जो मोहतरम आपके मेहमान बात कर रहे थे उससे भी आगे लेके चलूँगा बात को, और बुनियादी वजह पहले आपको बता दूं कि पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी और आपकी इकनॉमिक सिक्योरिटी को जो ख़तरात लाहक हुए हैं उसकी चंद बुनियादी वजह हैं। सबसे पहले तो ये है कि इस सिस्टम को रन करने के लिए हुकूमत हर जगह आ जाती है। वो कहती है फार्मर भी मेरी मर्ज़ी से उगाए, ट्रेडर भी मेरी मर्जी से काम करे, इंडस्ट्री वाला भी मेरी मर्जी की चीज़ बनाए, हमारा इंपोर्टर मेरी मर्जी का इंपोर्ट करे, और मेरा एक्सपोर्टर जो है मेरी मर्जी से एक्सपोर्ट करे। जब आप इतनी ज़्यादा इंटरवेंशन करते हैं तो आपकी फील्ड से लेके मार्केट जो है आपकी टोटल वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसमें डिस्टॉर्शन आ जाती हैं। अब थोड़ा सा और आपको मैं बताता हूँ कि 50s में अगर आपको याद होगा जब पाकिस्तान में पहला गंदम का क्राइसिस आया था, तो उसके बाद एक तो आपको यूएसए ने हेल्प आउट किया और आपको सीड भी दिया, और फिर पाकिस्तान में एक पॉलिसी बनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की पॉलिसी, जिसके ज़रिए किसान से उसकी वाफर में जो पैदावार थी वो हुकूमत ख़रीदती थी, स्टोर करती थी। वो उस वक्त के लिए वो पॉलिसी ठीक थी, लेकिन अब जो है इस वक्त ऐसी पोजीशन आ गई है कि अब हमें अपने क्लाइमेट चेंज के साथ साथ, और जो पोजीशन बन रही है कि आपकी वो एमएसपी की जो पॉलिसी है वो एब्सोल्युटली फेल हो चुकी है, क्योंकि आपकी डिस्पाइट इसके कि 4,000 रुपये मन की अगर आप गंदम की एमएसपी लगाते हैं और वो गंदम आप शॉर्ट भी हो और आप इंपोर्ट भी करो, तो इसका मतलब है उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो हमें
पहले तो उस माइंडसेट से निकलना होगा। जो हमारी ब्यूरोक्रेसी जो पॉलिसीज बनाती है उनका एक फिक्स माइंडसेट है, वो स्टेटस को पे बिलीव करते हैं, कोई चीज ना करने को वो अपनी नौकरी की गारंटी समझते हैं। हमें अपने सिस्टम को, ज़राअत के सिस्टम को, किसान बेवकूफ़ नहीं है, मैं और आप यहाँ बैठे बात कर रहे हैं, लेकिन किसान हमसे ज़्यादा समझदार है, जो आसमान की तरफ देख के अंदाज़ा लगा लेता है कि कब बारिश होगी कब बारिश नहीं होगी। आप अगर उसको हाकोगे कि ये काम करो और ये नहीं करो तो फिर आपका काम सही नहीं होगा। आपको ये करना है कि आपकी दालें जो पाकिस्तान में आज इंपोर्ट हो रही हैं और बढ़ती जा रही है इंपोर्ट, मैं आपको याद कराता हूं कि 2008-9 में जब इसकी पाबंदी लगी तो उस वक्त ये दालें 25 रुपए किलो से ज्यादा चने की दाल की कीमत नहीं थी। मूंग की दाल जो है आपकी वो 18 से 20 रुपए थी और साथ आपका जो है जो माश की दाल है वो 27 रुपए किलो थी। और पाकिस्तान के अंदर सिर्फ पाबंदी इसलिए लगाई गई कि हमने देखा कि पड़ोसी मुल्क में पाबंदी लगा रही है। पड़ोसी मुल्क इंडिया में वेजिटेरियन ज्यादा हैं, यहाँ पर आपके दालें सब्जियां खाने वाले कम थे, लेकिन हमने पाबंदी लगाई और आज आपकी चने की दाल 280 रुपए की हो गई। आपकी इंपोर्ट उसको पूरा नहीं कर सकी। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान में जो हम ये पॉलिसी बनाते हैं ना जी, एक्सपोर्ट बैन कर दो या इंपोर्ट बैन कर दो, ये किलर है, ये ग्रोअर के लिए भी किलर है और आपकी जो है पैदावार कम होना शुरू हो जाती है। दालों का जिक्र आपने एक बड़ी अहम बात की, आपने कहा कि किसान को हांके नहीं, किसान को अपनी मर्जी की पॉलिसी ना दे, बल्कि किसान ज्यादा समझदार है कि वो आसमान देख के पहचान जाता है उसे क्या करना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या किसान इतनी कैपेबिलिटी, इतनी सलाहियत रखता है कि वो ये जान सके कि उसको अब जदीद दौर के मुताबिक अपनी काश्त करनी है, जमीन से पैदावार जो है वो उसके अंदर इजाफे का जो है उसको सामान पैदा करना है, उसको ऐसा बीज यूज करना है कि जो उसको ज्यादा पैदावार दे सके, अच्छी पैदावार दे सके, उसकी जो यील्ड है पर एकड़ जो यील्ड है वो बढ़ सके। तो क्या किसान ये सारे काम पाकिस्तान में कर रहा है कि उसको किसी पॉलिसी गाइडलाइन की जरूरत नहीं है? देखिए, पाकिस्तान का किसान जो है उसको तजर्बा दिहाइयों का है, ऐसा बेवकूफ़ नहीं है। ये हमारी वो कंपनीज जिनको सीड अपना बेचना होता है या जिन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी बेचनी होती है वो इस किस्म के माहौल बनाती हैं। पाकिस्तान में सबसे पहले तो ये इशू है कि 90% आपका ग्रोअर जो है वो स्मॉल लैंड होल्डर है, जिसके पास 5 एकड़ से 12.5 एकड़ की ज़मीन है, जिसके ऊपर अगर आप कहो कि मॉडर्न टेक्निक्स ले आए और वो ड्रोन के जरिए और आपकी मशीनों के जरिए काश्त करे तो वो नामुमकिन होगी बात, कभी भी ये नहीं हो सकता जब तक कि आपके पास एक कोऑपरेटिव्स बना के आप बहुत बड़ी लैंड को कर ले जाओ। 50-50 हज़ार एकड़ के ऊपर आप अगर फसल उगाते हो तब आपकी जगह मॉडर्न टेक्निक्स यूज हो सकती हैं, वरना नहीं होगी। आपके पास पाकिस्तान में इस वक्त जो आम किसान है उसके पास मॉडर्न टेक्निक में सबसे बड़ा क्या है कि उसके पास ट्रैक्टर है या वो हार्वेस्टर किराए पे लेके हार्वेस्टिंग के टाइम पे ले आता है, या उसके पास सोलर अब सिस्टम लग गया कि वो ट्यूबवेल से पानी। इसके अलावा जो आज दुनिया काम कर रही है, हम मिसालें बहुत देते हैं कि जी फला मुल्क में प्रिसिशन टेक्नोलॉजी आ गई है, इजराइल लेबोरेटरी के अंदर गोश्त बना रहा है या यहाँ पर ये पैदावार हो रही है, लेकिन अपनी ग्राउंड रियलिटी को देखना चाहिए। अगर आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म करते हैं तो आपको इसका फायदा ये होगा कि पाकिस्तान जो 3-4 मेजर क्रॉप दिहाइयों से उगा रहा है, वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट है कि पाकिस्तान को इससे निकलना होगा और उस तरफ जाना होगा जो पाकिस्तान को जरूरत है, जिसमें हाई वैल्यू क्रॉप चाहिए। गंदम जो है वो आपकी 200 से $250 ट्रेडिशनल प्राइस होती है। आज पाकिस्तान जो इंटरनेशनल मार्केट है वो $200 पे आ गई है, 3.5 साल की कम सतह पे आ गई है। आप अगर गंदम ज्यादा नहीं उगाओगे और उसकी जगह आप दालें उगाओगे या ऑयल सीड उगाओगे तो वो आपकी यह है कि आपके इंपोर्ट जो हो रही है ऑयल के सीड्स की और आपके पाम ऑयल की, उसको रिप्लेस करेगा एक टाइम से। किसान को उसकी पैदावार की प्राइस ज्यादा मिलेगी। ये बड़े जो आपने शुरू में इंट्रो में जिक्र किया कि एग्रेरियन जो फ्यूडल लॉर्ड पॉलिटिशियंस और इस्लामाबाद के बाबू बैठ के पॉलिसीज बनाते हैं, वो अपना इंटरेस्ट देखते हैं, क्योंकि वो बड़े लैंडलॉर्ड जो 10% के करीब तकरीबन है, जिनके पास एरिया सबसे ज्यादा है, ज्यादा एरिया होल्डिंग उनके पास है और वो उसकी तादाद कम है, वो चाहते हैं कि वो एब्सेंटी फार्मर भी हैं, वो चाहते हैं कि मैं मॉडल टाउन में डिफेंस में बैठ के अपने मज़ारे लगा के गंदम लेता रहूं, उसकी चोरी नहीं होगी क्योंकि वो सस्ती है। वो कहता है जी यहाँ पर चावल लगा दो, यहाँ पे वो धान कोई नहीं खाता इसलिए धान की चोरी नहीं होगी। वो कहता है गन्ने लगा दो तो किसान लोग कितने उसके गन्ने चूस लेंगे। तो ये इसलिए फिक्स माइंड सेट में आपकी 4 क्रॉप लग रही है। आपने जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कल्चर खत्म किया, साहब दोबारा आपकी तरफ आते हैं, भट्टी साहब भी तशरीफ लाएं जी, एक भट्टी साहब का वेलकम करते हैं आपको जनाब। सर थैंक यू सर। लेकिन एक अहम जो है ना वो बहस के अंदर नुकता है, मैं चाहूँगा हैदर साहब और आबिद सुलेरी साहब उसको बहुत जो है वो रिस्पॉन्स लाजमी करें कि
टेक्नोलॉजी की बात हम कर देते हैं, ड्रोन की बात कर दी, बड़ी बड़ी मशीनों की बात कर दी, हाइब्रिड सीड की बात कर दी, बेहतर सीड की बात कर दी, लेकिन जिस तरीके से शम्स साहब ने कहा है कि छोटा काश्तकार उससे मुस्तफीद इसके रास्ते में एक रुकावट भी तो है ना, जमीनी हकायक क्या मिलते नहीं मिलते। मैं कहता हूँ सर हैदर साहब से पहले जवाब ले लें, फिर मोहसिन साहब की तरफ हम आ जाते हैं। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो मैंने ड्रोन यूज़ किया है और मैं 5-7 साल से यूज़ कर रहा हूँ और मैं आउटसोर्स करता हूँ बिकॉज वो बहुत महंगा है। बट पंजाब में इस वक्त कंपनीज़ हैं और आप शुगर केन या मेज़ या ऐसी फर्म जो फसलें हैं जो एक हाइट ऐसी पे आ जाती हैं और आपने उसके ऊपर स्प्रे करना है या पेस्टिसाइड करनी है या कुछ चीज़ करनी है तो आप ट्रैक्टर नहीं घुसा सकते, तो आप ड्रोन यूज़ करते हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट है और वो कॉस्ट एब्जॉर्ब तभी आप कर सकते हैं कि आपके पास कम से कम 20 से 25 एकड़ का प्लॉट हो, वरना वो वायबल ही नहीं है, वो आते ही नहीं है और वो करने के लिए। तो छोटे फार्मर के लिए जो मसाइल हैं ना जी, वो बड़े और नौयत के हैं। 5 एकड़ का 7 एकड़ का, ना उसको बीज सही टाइम पे मिलता है, ना उसको खाद मिलती है, जब उसकी फसल तैयार होती है तो बाहर ही नहीं होता। मंडियों में कार्टलाइजेशन है, जितनी गल्ला मंडियां हैं वहाँ जितना आपका ट्रेडर आड़ती बैठा है वो उस वक्त जब फसल आती है, चाहे गंदम की फसल हो, चावल की फसल हो, आलू की फसल हो, मक्की की फसल हो, आप देखिए कि पिछले साल मक्की 3-3.5 हज़ार रुपया मन बिकी, इस बारी 1,000 रुपये पे क्रैश कर दिया उन्होंने। इसी तरीके से चावल इस बारी इंडिया ने बैन लगाया तो आपको थोड़ा सपोर्ट मिल गया, लेकिन लास्ट ईयर चावल, तो जब फार्मर की क्रॉप मार्केट में आती है, ये मार्केट प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं हमारे दोस्त, ये अगर एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहेगी है वीट की, आप फार्मर को अगर बताएंगे नहीं कि उसको एक मिनिमम थ्रेशोल्ड क्या मिलेगा, पहले राइस की होती थी, शुगर केन की भी होती थी, आपकी कॉटन की भी होती थी, एक रह गई है। तो ये जो इस्तेसाली टोला है और ये जो थियोरेटिकल थिंकिंग करने वाले लोग हैं, मुझे बताएं ना कि फार्मर जो है वो ट्रस्टी तो नहीं है, वो भी कारोबार और अपने पेट के लिए करता है। तो अगर उसको गंदम में से एक मिनिमम IRR नहीं मिलेगा तो वो ऑल्टरनेटिव फसलों पे, और जहां तक ऑयल सीड्स और दालों की बात है, आपके पास सीड नहीं है, आपकी ऑयल इंडस्ट्री जो है जो माफिया बनी हुई है, वो कहाँ आज कनोला की फसल को लास्ट ईयर से आधे रेट पे ले रहे हैं कि जी GMO क्राइसिस है, फलाना क्राइसिस है, सोयाबीन। तो मैंने खुद लगाया है हर किस्म का ऑयल सीड, लेकिन जब आप मार्केट में लेके जाते हैं तो आपकी एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री वो हाथ धो के पड़ जाती है। आप मेज लेकर जाते हैं फार्मर तो आपकी पोल्ट्री इंडस्ट्री और आपकी ये जो दूसरी इंडस्ट्री है वो हाथ धो के पड़ जाती है। तो फार्मर को मारने के लिए ये इंडस्ट्री काफी है, और इसी तरह चीनी है तो आपकी शुगर इंडस्ट्री है। तो ये जितनी ये चाहते हैं कि किसान को बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर के रहम करम पर वो सीड भी डबल रेट पे दे, वो दवाई भी जाली दे, वो खाद भी ब्लैक करे और किसान को मारे, और जब उसकी आउटपुट आए तो उस वक्त कहें कि नहीं जी ये हम नहीं खरीदते। और गल्ला मंडियों में पूरी कार्टलाइजेशन है, हमारे बहुत दोस्त नाराज होंगे, लेकिन ये सारा का सारा सिस्टम ही रिवैम्प होने वाला है। अपने माहिरीन से बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन हमें एक लेनी है कमर्शियल ब्रेक। वापस आते हैं इस छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। पाकिस्तान डिबेट में एक बार फिर खुशामदीद। मोहसिन भट्टी साहब, मैं मोहसिन साहब दो गिले होते हैं जी। एक काश्तकार कहता है जी मेरी तो फसल, जैसे अभी कुरैशी साहब बात कर रहे हैं, हमें प्राइस नहीं मिलती, हम लेके जाते हैं कोई बायर नहीं मिलता, एक वहाँ मंडियों के अंदर एक पूरा माफिया है। दूसरी तरफ जो आम बायर है वो कहता है यार मुझे भी चीज़ें महंगी मिलती हैं। अब उसको तो ये होता है कि पाकिस्तान की पैदावार है, हम एग्रीकल्चर मुल्क हैं, लेकिन मुझे दूध महंगा मिलेगा, मुझे गोश्त महंगा मिलेगा, मुझे ज़रूरी अजनास महंगी मिलेंगी। उसका गिला अपनी जगह पे। सर देखिए, सबसे पहले तो आप कंज्यूमर को भी तभी प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप पैदावार अच्छी कर लें। जब तक आप सप्लाई चेन को बेहतर नहीं करेंगे, आप कंज्यूमर को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। जब फरावानी होगी तो कंज्यूमर को भी अच्छा रेट मिल जाएगा। अगर आप शॉर्टेज रहने देंगे, अगर आप उस बंदे को मार देंगे जिसने पैदा करना है, उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो आप खाने वालों को भी भूखा मार देंगे। आपको मैं छोटी सी मिसाल दूं कि 2008 से पीछे चले जाएं कि हम एक ज़रई मुल्क होने के बावजूद हम जो गंदम है ये हम इंपोर्ट करते थे। क्या होता था कि हमने F-16 जहाज़ों के बदले भी गंदम ली थी। हम ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, यूक्रेन से हम गंदम मंगाते थे। हमने सऊदी अरब तक से भी गंदम खरीदी। क्यों? हम ज़रई मुल्क हैं, उसके बावजूद हम ले रहे हैं। वजह क्या थी? वजह यह थी कि हम किसान को जो उसकी गंदम की पैदावारी लागत है वो पूरी नहीं देते थे। लेकिन जब 2008 में
हुकूमत पीपल्स पार्टी की आई तो इन्होंने उस वक्त एकदम रेट 850 रुपये मन गंदम का था, जो बढ़ा के 1300 या 1350 रुपये मन कर दिया था। और अगर नवंबर में इसकी सोइंग शुरू होनी थी, अक्टूबर में स्पोर्ट प्राइस अनाउंस कर दी, तो हर उस बंदे ने भी गंदम लगा ली कि जो पहले ज़मीन खाली छोड़ देता था कि मैंने जितनी ज़्यादा गंदम लगाई उतना ज़्यादा नुकसान करूँगा। तो वो दिन 2008 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान को गंदम इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। पाकिस्तान में गंदम वाफर थी, 2018 में 2 साल का स्टॉक मौजूद था, वो तो मिस मैनेज हुई, उसके बाद आके संभाली नहीं गई और आज फिर हम गंदम को रो रहे हैं, चावल को रो रहे हैं। वजह क्या है कि हमने किसान को उसकी गंदम की सही कीमत दे दी, लेकिन आज हम क्या करते हैं कि किसान को जो चीज़ देते हैं उस पे तो कोई चेक नहीं है। आज उसको क्या खाद उसे कंट्रोल रेट पे मिलती है, क्या उसे बिजली महंगी, हर चीज उससे जो आपने इनपुट देनी है उस पे कोई चेक नहीं है, लेकिन उससे आपने जो खरीदनी है वो कहते हैं हमने उस पे कट लगा दिया। अच्छा, अब फिर एक और चीज मलिक साहब, अभी आपने एक और एक्सपेरिमेंट करना है कि अगले महीने हम मार्च में बैठे हैं, अगले महीने में गंदम की क्रॉप आना शुरू हो जाएगी। अब ये जो गंदम की क्रॉप आएगी तो इसमें क्या है कि महकमा खुराक ने गंदम खरीदनी है। अब महकमा खुराक ने 10 बोरी फी एकड़ उन्होंने बारदाना देना है किसान को। अगर एक बंदे की 10 एकड़ है तो उसे उन्होंने 100 बोरियां देनी है और उसे कहना है कि उसे खरीदे और वो अब सरकार को बेचे, जबरदस्ती बेचे। अब वहां पे उसने जब उस गंदम खरीदारी मरकज पे जाना है कि मुझे बारदाना दे, मेरी गंदम आ गई है तो मुझे बारदाना दे, आगे से उन्होंने कहना ओते हले बारदाना शॉर्ट है, हले ते आया ही नहीं। अब मेरे नाम का बारदाना वो आपको दे देंगे, किसी और ABC किसी आड़ती को दे देंगे, वो कहेंगे कि जी वो बारदाना मेरे नाम का कहीं और चला गया। अब मेरे पास बारदाना नहीं होगा, मेरे से खरीदेगा ही कोई नहीं। मुझे मार्केट से जो सरकार की कीमत है उससे भी 100-150 रुपए कम कीमत पे। भट्टी साहब दोबारा आपकी तरफ से बल्कि अब 2 चीजें एस्टेब्लिश हमने की हैं। अब जब हम ब्रेक के बाद आएंगे, जाहिर है कि ब्रेक का लिंक आपने देना है, क्योंकि नहीं मैं गुजारिश करना चाहूंगा एक बात अगर मैं आपको कर दूं, इसी तनाजुर में है, बाद में कर नहीं पाएंगे। प्रोडक्शन और उसके बाद जो स्मगलिंग है, और पर्टिकुलरली 8-10 साल में जो अफगानिस्तान में होती रही है, किसान गंदम पैदा कर रहा है। ये आपकी शॉर्टेज सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं है, आपकी बहुत सारी 20-30% गंदम ईरान और अफगानिस्तान स्मगल भी होती है। तो अगर आप उसको जब फैक्टर इन करते हैं तो आपका फूड सिक्योरिटी इतनी हाई रिस्क पे नहीं है। तो ये चीज़ भी, और SIFC और पिछली गवर्नमेंट ने बहुत चीज़ें ये बेहतर की हैं। सर 2 सवाल छोड़ जाएं, आप सुलेरी साहब से इब्तिदा करेंगे अगले जो घंटे के अंदर हम आएंगे 10 से 11 के लिए। 2 सवाल सुलेरी साहब मैं आपके लिए छोड़ जाता हूँ, नाज़रीन भी जहन में रखें कि यहाँ पे एक बात है कि इस्लामाबाद के बाबू पॉलिसी से जो है वो पॉलिसी तो बनाए थे, लेकिन वो ज़मीनी हकाइक से दूर होते हैं और ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी महसूस होती है। एक तो सुलेरी साहब आपसे इस पे जवाब लेना है, दूसरा कार्टलाइजेशन के ऊपर बात हुई कि यहाँ पर जो माफियाज बन गए जो रेट किसान को ठीक नहीं देते, तो इसका क्या हाल है? लेकिन 2 चीज़ों के अलावा हम एक ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि 8 से 9 तक की ये हमारी पाकिस्तान डिबेट थी। अब 10 से 11 बजे आपके सामने अपने इन्हीं माहिरीन के साथ दोबारा हाजिर होंगे, क्योंकि ये डिबेट है पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए, पाकिस्तान के मसाइल को उजागर करने के लिए, और उनका हल हमारे इन्हीं माहिरीन के पास है। वरना सियासी रोज़ाना लड़ाई झगड़े ये तो आप रोज़ाना देखते रहते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद आपके पास आएंगे। 9 बजे का खबरनामा देखिएगा और 10 से 11 यही डिबेट, पाकिस्तान डिबेट, क्या पाकिस्तान में फूड क्राइसिस और फूड सिक्योरिटी एक बड़ा थ्रेट बन चुकी है और इससे हम निकल कैसे पाएंगे, ये आप देखेंगे रात 10 से 11 बजे।